Come. आवाज मारो आवाज। Come here, killer. Come here. Come here. Sit down. Sit. Come here. Come here. Come here. Come here. Sit here. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit. 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 Good boy. Sit. 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 Sit down. तार Sit नीचे, down. तार नीचे, तार। Good boy. Good boy. Shake hand. Shake hand. Good boy. Shake hand. Shake hand. चलो. Shake hand. Shake hand. Good boy. Other hand. Other hand. Okay. Okay. चलो इधर आओ. Come up. Come up. Come up. Come up. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. चलो. चलो जाओ. Go inside. चलो. Go inside. Go inside. Go inside. Go inside. Go. नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की द राइट पीपल की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जो दिखने में बड़े युवा और बड़े स्मार्ट और एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब इनसे बात की गई, जब इनसे बात हुई तो ऐसा लगा कि ये बहुत गहरे अनुभव के साथ अपने जीवन की यात्रा को यहाँ तक लेकर आए होंगे। बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? सबसे पहले तो आपका पधारने पे आभार। थैंक यू। नमस्कार। मेरा नाम पूरा डॉक्टर विपिन मलिक है। विपिन मलिक जी। राइट। डॉक्टर साहब, आप जो डॉक्टर लिखते हैं वो पीएचडी हैं या? हाँ जी, मैंने पीएचडी किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो ये किस विषय की जानकारी हमें देता है? माइक्रोबायोलॉजी एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन सिंगल टर्मिनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपके डेयरी प्रोडक्ट से लेके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च पैटर्न्स में माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ओके जी दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय पर डॉक्टरेट करने के बाद जीवन को किस लेवल पर लेकर आए, कितनी उम्र है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ देखा, उस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, संघर्ष में रहा या सिंपल फटाफट होता चला गया सब कुछ? देखिए, क्योंकि कई बार लक भी काम कर देता है आदमी का। आपको सच्ची बात बताएं, संघर्ष तो बिल्कुल नहीं किया। बहुत बढ़िया। संघर्ष जिसने किया वो थे हमारे माता पिता। ओके। गांव से आए, साइकिलों पे आए और हमें गाड़ियों में बिठा दिया। बहुत सुंदर। तो संघर्ष तो उन्होंने किया है। बाकी हाँ ये है, उनके संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहते और कुछ ऐसा काम करें कि उनको भी लगे कि हमारा संघर्ष जो है जी सकारात्मक जगह लगा। और भगवान की देन है कि आई हैव अ गुड फैमिली, वाइफ, 2 daughters, 2 elder sisters, जो कि एक अमेरिका में प्लेस्ड हैं, एक और मेडिकल विभाग से ही हैं। तो उनका संघर्ष यही है कि बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा। जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं हम? मेरा जन्म तो फरीदाबाद में ही हुआ है जी। बाकी एंसेस्ट्रली गांव है भट्टा पारसौल, जो कि सुपर नोएडा में पड़ता है आज की डेट में। अच्छा। जी दोस्तों, साइकिल से और चीज़ों को रिसाइकिल करके और आज इस लेविशली ज़िंदगी को आनंद नहीं, सुकून के लिए सिर्फ, और आपको शायद बता दें में मुझे तेज़ी ना हो, मैं ये इंटरव्यू इस बंद कमरे में करने के कतई मूड में नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको जानकारी के रूप में देना चाहता था, इसलिए ये चीज़ मुझे करनी पड़ी। ये एक फार्म हाउस है डॉक्टर साहब का, और इस फार्म हाउस के अंदर इन्होंने कुछ जैविक और कुछ प्राकृतिक और कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों को अपने साथ जोड़ रखा है जिसको मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ साझा करना चाह रहा था। इसलिए मैंने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज़ को एसोसिएट करने का अचानक मन बनाया। बात करते हैं इस विषय के बाद दूसरे विषयों पर भी। एग्रीकल्चर से जुड़े रहे आप लंबे समय तक, परिवार में जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर आपकी जहनियत में महसूस कर रहा हूँ जी। एग्रीकल्चर से फिर आप जिस एजुकेशन में आए, मैं ऐसा मानता हूँ वो आपके बारे में बताया जाता है कि आप पैथ लैब्स भी हैं आपके कुछ जी। तो पैथ लैब, जब मैं आपके बारे में जानकारी मुझे मिला, रेफरेंस मिला मुझे, तो मुझे भी एक साइकोलॉजिकल रहा था। मैं कभी यार क्या पूछूं मैं सामने वाले से, ऐसा क्या इंटरव्यू हो, क्योंकि पैथ लैब के बारे में ऐसा जनरली आप भी समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हम शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन हम पैथ लैब में जाते हैं तो बहुत हिच होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तमाम तरह के सब्जेक्टों पे भी हम बात करते रहते हैं, वट, लेकिन पैथ लैब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जाकर कुछ थोड़ा साइकोलॉजिकल आदमी, कुछ केमिकल हैं, कुछ डर्टीनेस है, कुछ वट जो भी है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे उसमें, उससे
और आपके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो बहुत जमीनात का डिफरेंस देख पा रहा हूं। तो ये क्या चीज़ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो डायग्नोसिस है। आपको कोई बीमारी हुई, उसको बताने वाला कौन है? उसके बताने वाला तो मैं हूं ना। जब उस चीज़ को हमने पता कर लिया, उसका उपचार तो बहुत आसान हो गया। तो बहुत सारे ऐसे अनडायग्नोज केसेस आते हैं, बिकॉज हमारी लेगेसी है, वी आर 25 मोर देन 25 ईयर ओल्ड लैब। तो हमारे पास बहुत सारे, किस नाम से आप? दिल्ली डायग्नोस्टिक्स के नाम से, जो कि 28-29 के टी पॉइंट पे मेन लैब है हमारी। बाकी और विभिन्न शाखाएं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई मरीज हमारे पास आता है हमारी पुरानी लैब जान के, और ये जान के कि यहाँ पे अच्छा काम होता है, यहाँ पे अच्छे शिक्षित लोग बैठते हैं, तो विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि उसको देख के ही बहुत सारी एनालिसिस तो हम वैसे ही कर लेते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ कमी निकल सकती है। चेहरा देख के पता लग जाता है। चेहरा देख के पता लग जाता है। आदमी को चेहरा देख के हम ये बता सकते हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। गर्दन पे बहुत सारे मस्से हुए तो ऐसा बता सकते हैं इसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, है ना। लिंपिंग हो तो यूरिक एसिड भी बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर वो एक वो लॉजिकल नहीं है, बट वो एक हमारा एक्सपीरियंस है। बट लेकिन वो डायग्नोसिस में हम जैसे ही बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो डायग्नोसिस निकल के आते हैं। और आप ये मान के चलें कि इतने टिपिकल केसेस एम्स के हमने डायग्नोज किए हैं कि एम्स में भी लोग ये कहते हैं, डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि मुझे इस लैब की रिपोर्ट चाहिए, मुझे विश्वास ही इस लैब पे है। लोग होडल से, पलवल से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, एक लैब ही तो है। मैं कहता हूँ भाई आप इतनी दूर से क्यों परेशान हो रहे, कोई और जगह क्यों नहीं जाते आप? उनका ये कहना है कि हमारा विश्वास आपके ऊपर है। विश्वसनीयता जो है, तो ये विश्वसनीयता कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए, ईमानदारी कह लीजिए, उसके तर्ज पे हम काम कर रहे हैं और लोग विश्वास करते हैं और हम डायग्नोसिस करते हैं, जिससे बड़ी आसानी होती है किसी भी डॉक्टर को ट्रीट करने के लिए। मान लीजिए, बशर्ते एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा इसको विषय को बड़ा नहीं करूंगा। हमने स्लाइड देखी है, डॉक्टर ने मलेरिया नहीं दिखा, हमें मलेरिया नज़र आ गया स्लाइड के अंदर, हमें या फिर कैंसर सेल्स नजर, ब्लास्ट सेल्स नज़र आ गए, हमें कैंसर नज़र आ गया। तो हमको तो वो टेस्ट नहीं करे ना हमने, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं डॉक्टर को बता दें, पेशेंट को बता दें कि भाई योर केस इज गोइंग टुवर्ड्स कैंसर और आपको तो मलेरिया है, तो उसका तो जीवन हमने बचा लिया। प्लेटलेट की रिपोर्ट है, सुबह आए पेशेंट, मुझे पता है, बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि मुझे अगर उसकी 10,000 प्लेटलेट है, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट देनी है। रात को देख के क्या करूँगा, उसको तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इस देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने प्रोफेशन में भी चैरिटी कर सकते हैं, उस कुर्सी पर बैठ के आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो एक हमें माध्यम मिला हुआ है जिससे हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और भगवान की असीम कृपा है। ठीक है दोस्तों, इंसानियत और जो रूहानियत है ना, वो आदमी के अंदर से है, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के अंदर वो दोनों चीज़ हैं। थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं विषय पर। कहते हैं कि मैं किसी को व्यक्तिगत, किसी प्रोफेशन को व्यक्तिगत हम नहीं कह रहे, बस एक सिर्फ समझने के लिए और जानने के लिए कहते हैं कि जब डॉक्टर कोई रिपोर्ट वगैरह मंगवाते हैं तो कुछ बड़ी सेटिंग वेटिंग सी रहती है, और फिर वो बड़ा बंदरबाट सा होता है, ऐसा कुछ है, और फिर वो मेडिकल एम, फेलिकल एम, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हम उसमें ज़्यादा नहीं चाहते क्योंकि हमारी मेथोलॉजी ही नहीं है, हम उसमें काम भी नहीं करना चाहते। अगर ऐसा कुछ है भी तो फिर हम जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं अपने जीवन की, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? पर पैसा ही सब कुछ है क्या? देखिए, अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और जैसा देश प्रगति पे चल रहा है, तो मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उस मिलावट को किसी ना किसी तरह से हर एक जगह से हटाया जाए, हर विषय पे है, खाने से हटाया जाए, है ना, झूठ से हटाया जाए। और कमर्शियली इंक्लाइंड मेडिकल प्रोफेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर मैं ये कहूँ कि कमर्शियली हमें इंक्लाइंड नहीं है तो वो गलत होगा। हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, हर एक हैं, लेकिन सच्चाई के साथ जो काम करता है, हमें उस कमर्शलिज्म की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास ईमानदारी से आता है। तो मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं कमर्शियली इंक्लाइंड कतई भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं कभी जीवन में हूँगा। लेकिन अस्पतालों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो एक सेट पैमाने पे काम करें
किसी को ऑपरेशन सिजेरियन होना है तो उसका एक कॉमन रेट होना चाहिए, किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। आज से पहले तो सिजेरियन हुआ नहीं करते थे, सबकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। आजकल 10 में से 8 डिलीवरीज सिजेरियन होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो समझ आता है। आप गलती से गैस्ट्राइटिस पेन के लिए चले जाएं और पता चला आपका तो स्टंट डाल दिया। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, मैं कहता हूँ। और शिक्षा, चिकित्सा, इन पे हर आदमी का अधिकार होना चाहिए, गरीब वर्ग का अधिकार होना चाहिए। और गरीब ही आदमी व्यक्ति ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है, क्योंकि उसके पास प्रश्न नहीं होते, उसके पास शिक्षा नहीं होती तर्क और वितर्क करने की जी। तो उसको शोषण किया जाता है और बड़े बड़े लोग बन जाते हैं उससे, जो कि बहुत गलत है, मेरा मानना है जी। दोस्तों, अपने प्रोफेशन को बड़े सारगर्भित शब्दों में जस्टिफाई किया है और अच्छा भी लगा इस बात को जानकर कि ये जीवन में इन्होंने इस विषय को इस तरीके से लिया है। विषय पर थोड़ा दूसरे विषयों पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस प्रोफेशन के अलावा जीवन में क्या ऐसी चीज़ है जो खोज रहे हो? क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो भी करनी बाकी है? क्योंकि लिबास से और लिहाज से सारी चीज़ों को देखा जाए तो मैं नहीं समझता किसी चीज़ की कमी होगी। और अमूमन आपकी बात नहीं हो रही है, जनरल भी बात हो रही है कि जब बहुत सब कुछ होने के बाद वो जीवन में पैसा, पावर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कोठी सब आ जाता है आदमी के पास, फिर क्या ढूंढता है वो आदमी? क्या रह जाता है उसके जीवन में? देखिए, क्योंकि मैं अक्सर उन लोगों को इंटरव्यूज करता हूँ तो पता रहता है हमें, तो हम भी जानने की कोशिश करते हैं आदमी क्या ढूंढ रहा है ना। पैसा उसके पास है, गाड़ी उसके पास है, सब कुछ तो है उसके पास। खुद को जानो, सबसे बड़ा वो एक्चुअल में वो ढूंढ रहा होता है या ये व्यक्तिगत है? नो द आई सेल्फ, अपने आप को जानो और सही और गलत को जानो और सही की तरफ अग्रसर हो, और जिस चीज़ में आपको खुशी मिले वो काम करना चाहिए, और अगर वो अच्छा हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये आइडियोलॉजी तो आपकी पर्सनल महसूस कर रहे हैं, जी। लेकिन जनरली लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस सारे खेल में? लोगों को समय नहीं है सोचने का, उनका हार्ड डिस्क जो है वो खाली नहीं हो पा रहा है। वो एक रिमोट हैं, वो रिमोट रोबोट हैं, वो सुबह ऑपरेटेड बाय चलते हैं, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल बायलॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, गोइंग टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, कमिंग इन द इवनिंग, गोइंग टू अ बार फॉर रिलैक्सेशन, देन अगेन इन द मॉर्निंग हैविंग देयर स्नैक्स, हैविंग देयर सैंडविच इन द कार। आई सी सो मेनी पीपल गोइंग टू गुड़गांव, वो लंच खोलते हैं, खाते हैं, वो रोबोट हैं। आदमी सोचेगा नहीं जब जीवन के बारे में एक्चुअल में है क्या, तो पहचान भी नहीं पाएगा। और इसी जद्दोजहद में एक लिमिटेशन कोई आदमी सेट नहीं कर रहा है, कितना पैमाना है, कितना मुझे क्या करना है। तो उस चीज़ के लिए सर अपने आप को ना मेडिटेट करे, थोड़ा ध्यान लगाए, थोड़ा अपने आप को समय दे। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ कि एक हफ्ते कहीं मेडिटेशन करने जाए तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। आदमी ध्यान लगाता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, इस ध्यान की प्रक्रिया को अभी स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। दोस्तों, हमारे इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन में एक श्वान सेवा एक प्रोजेक्ट है, कुत्ते की सेवा जिसको हम कह सकते हैं। श्वान मीन्स कुत्ता। कम है, सिट डाउन। ये एक विशेष नस्ल का कुत्ता है जिसको अब ग्रेडन नस्ल मानी जाती है, और ओबीडेंसी आप देख रहे हैं और इसकी कद काठी भी देख रहे हैं। मकसद इस नस्ल को प्रमोट करना नहीं है, मकसद उस प्रेम को प्रमोट करना है जो किसी भी परिवार के अंदर एक पशु के प्रति प्रेम को, भाव को दर्शाता है। पुराने टाइम में हर घर के अंदर एक डॉग हुआ करता था जो घर के पशु पक्षियों की रक्षा सुरक्षा के लिए रखा जाता था। उसका दया धर्म उसके साथ जुड़ा रहता था, उसकी सेवा पानी के लिए अलग से कुछ विशेष व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन उसके लिए हम ऐसा मानते हैं कि दूध भी उसके लिए होता था, मक्खन, छाछ वगैरह जो भी घर परिवार वाले खाते थे वो उसको भी खिलाते थे, और उसकी ओबीडेंसी देखने वाली होती थी। ऐसी कोई ओबीडेंसी और ऐसे ही एक शौक हमारे डॉक्टर साहब भी देखते हैं, और इन्होंने एक अच्छी नस्ल का डॉग रख रखा है। मैं ऐसा मानता हूँ जिन घरों के अंदर इंसानों की कमी है, कम से कम वो डॉग तो रख ही लें, लेकिन डॉग दो तरीके से रखें। एक जो पब्लिक के अंदर जो डॉग रखे हैं उनको खाने पीने की, उनकी व्यवस्थाओं की बात कर लें, साफ़ सफाई की बात कर लें, उनके रहने सहने की कोई छोटे कुछ बॉक्सेस कुछ या कुछ ऐसे फ्रेम बना दिए जो ठंड में उनको परेशान ना करें या गर्मी में ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। और उसमें तीसरी चीज़ उसमें ये कर सकते हैं कि जब वो इसको इसलिए भी कर लेना चाहिए करने की वजह कि जैसे ही कोई आदमी घर आता है और जैसे उसके थकावट उसके दिलो दिमाग में होती है, जैसे ही वो
कोई डॉग या कोई भी पशु आता है आपकी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। उसकी इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन होती है, अगर किसी को इसमें शक हो तो अपने घर में कुछ दिन रख के देख लें, आपको पता लग जाएगा। मैं यही बात कहना चाहूँगा। मेरा मकसद किसी नस्ल या फसल या असल को प्रमोट करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो रिकमेंडेशन होनी चाहिए उनकी, और उस रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक पार्ट है, ये भी एक विषय है जिस विषय पर आप देख सकते हैं कि प्रेम को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। बने रहिए इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन के तमाम प्रोजेक्टों के साथ, और जल्द ही इन विषयों पर भी कुछ नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाकी का जो हमारा चरण है, सेकंड चरण का, थर्ड चरण का जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू का जो हमारा पार्ट है, उसमें आप देखेंगे इन सारे विषयों पर। डॉक्टर विपिन के इस इंटरव्यू में एक नई चीज़ आपके साथ जोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने मेरे को इंटरव्यू में देखा कि मैं एक बड़े सुंदर से सोफ़े पे, बड़े लेविशली सी एक लाइफस्टाइल के साथ डॉक्टर साहब के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन चूँकि फार्म हाउस पे थे और बहुत सारी चीज़ें जहन में थी, अचानक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट आइडियाज़ आने लग गए, तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक नए तरीके से आपके साथ प्रस्तुत किया जाए, आपको साझा किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि एक फार्म हाउस जैसा फील आप देख रहे हैं, ये फार्म हाउस ही है बेसिकली, और डॉक्टर साहब ने इसको बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है, बड़े दिल से इसको आत्मीयता के साथ इसने डेवलप किया है इन्होंने। इनके ऊपर बात करते हैं कि उस घर में जहाँ बहुत ज़्यादा अंदर शांति भी है और बहुत सुंदरता भी है, बहुत सारी क्या नाम है सुविधाएं भी हैं, उसके बावजूद फिर ये इस ओपन एरिया में क्या कर रहे हैं, या यहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, आप जैसे अनुभव भी कर पा रहे हैं जी कि चिड़ियों की आवाज़ आपको आ रही है, मोरों की आवाज़ आ रही है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हॉलीडे होम अवे फ्रॉम होम विच इज़ merely 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। इसका कुछ ऐसा उद्देश्य के साथ ये नहीं बनाया गया, ये तो बन गया बनाते बनाते। तो बना तो फिर मैंने शुरू से ये माना है कि यू विल बिकम व्हाट यू ईट, है ना। तो इंसान की शरीर भी जो है 21 दिन में परिवर्तित होने लगता है। जब आप 21 दिन तक आप एक ही भोजन खाते हैं, तब आपके दिमाग को पता चलता है कि अच्छा ये भोजन है। आप एक दिन पास्ता खा लो और अगले दिन बर्गर खा लो, फिर तीसरे दिन कुछ खा लो, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि मैंने ये बनाया कि प्योर खाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे। तो मैंने कुछ ज़मीनें धीरे धीरे करके एकत्रित करी। एक में ऑर्गेनिक गेहूँ बो दिए, तो गेहूँ तो अब हमारा देश जो है गेहूं की क्रांति के ऊपर उतर गया, गेहूं ही चलने लगे। गेहूं हमारा आहार नहीं है, मुख्य आहार। मुख्य आहार हमारा हमेशा से मिलेट रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान दिला रहे थे 2023 में, भाई मिलेट खाओ, क्योंकि गेहूं में तो प्योर कार्बोहाइड्रेट है और वो आपको शुगर दे रहा है। लेकिन चलो आदत बन गई तो उसको भी ऑब्जर्व कर लिया शरीर ने। पेस्टिसाइड युक्त ना करके पेस्टिसाइड मुक्त गेहूं कोशिश करी। ऐसे ही कुछ दालें हो गई, कुछ चावल हो गए और अपनी खुद की सब्जियां हो गई। तो मुख्यतम आहार घर का हो और पिट्यूटरी के बिना लगा हुआ इंजेक्शन का दूध पिएं लोग, ताकि थायराइड ना हो, कलर वाली सब्जियां ना खाएं। तो वो उद्देश्य रहा। और देखो कुछ तो कामयाब हुए हैं, लेकिन 100% कामयाब होने में भी समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स सीजनल ओरिएंटेड होती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। और ऐसा ही लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह चाहिए, आदमी के पास विल होनी चाहिए। घर में भी ऐसा करा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करा जा सकता है। दोस्तों, इस विषय को एक इनके प्रोफेशन के साथ जोड़ के एक बार बात करते हैं। आपके प्रोफेशन के अंदर माइक्रो लेवल पे जर्म्स को और उस तमाम तरह के विषाणु और कीटाणुओं की जो रिसर्च है उसके बेस पर काम किया जाता है जी। आप क्या मानते हैं कि जहाँ ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक या जो विषय हैं हमारे, या जो भी एग्रीकल्चर की जो परंपरागत जो हमारे जो वैदिक जो संस्कृति का जो हमारा हिस्सा रही हैं, जो सभ्यताएं या जो हमारी आदतें हैं, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो, और फिर आप बायोलॉजिकल ये जो सब्जेक्टों के ऊपर आप काम करें, तो इसमें थोड़ा सा ये जस्ट इसका अपोजिट पार्ट है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या, ऐसा खाने पीने से ऐसा हो सकता है कैंसर वैंसर ये वो जो भी है? मैं आपको बताता हूँ। या कुछ हमारी भ्रांतियाँ कुछ नहीं है। अब क्या है कि
आप देखेंगे कि साइंस हर 3 महीने बदल जाती है। पहले कहती है कि 7 बार खाना चाहिए, 8 बार खाना चाहिए। अब साइंस कहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। मतलब भूखे रहने की परंपरा जो हमारी वैदिक सभ्यता थी कि आप फास्ट करें, मंगलवार का व्रत रखना है तो नमक ना खाएं, तो उसके पीछे साइकोलॉजी, उसके साइंटिफिक रीजंस थे, वैदिक साइंस थी। टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट मिलता है। उनको रेस्ट मिलने से पाचन क्षमता बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो आप ये समझे, मिट्टी पे अब डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों को मिट्टी पे चलाओ, रिकेट्स हो रहे हैं, बच्चों के पैर टेढ़े हो रहे हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो रही हैं। अब आप इटालियन मार्बल्स लगा रहे हो, उसमें कहाँ से मिट्टी मिलेगी? मिट्टी तो आपको धरातल पे मिलेगी। आपने कभी गरीब वर्ग के बच्चे देखे हैं, वो कितने एनर्जाइज्ड होते हैं, पत्थर पे सो जाते हैं, मिट्टी में खेल लेते हैं, बीमार नहीं होते, उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी होती है। बाहर विदेश से बच्चा आए, उसको पानी पिला दीजिए, यहाँ का बीमार हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बेसिक्स पे आना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके लोगों को पता चल रहा है एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना, गैस पे रोटी बनाने से उसके अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कैंसर कॉज कर रहे हैं। कैंसर कैंसर कैंसर, चारों तरफ कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? पेस्टिसाइड्स के कारण से हो रहा है। जो हमारी पुरानी वैदिक परंपरा थी उनको छोड़ दिया लोगों ने, बिल्कुल त्याग दिया, इस कारण से हो रहा। आना पड़ेगा, घर तो वापसी करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। दोस्तों, घर की वापसी की जो सिफारिश है डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की है। गांव से बिलोंग करते हैं, शहरों में आकर बहुत सारे लेविशली लाइफ को एंटरटेन किया, फिर गांव की ओर मुड़ कर लिया, फार्म हाउस जैसे विषयों को अपने लिए पर्सनल भी और लोगों के लिए रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों के साथ साझा किया, और फिर तमाम तरह के विषयों पर बात करते करते आज यहाँ पहुँचेगा। इनका इंटरव्यू इस रूप में रिकमेंडेशन के बाद आज होने का आज एक दिन आया। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन का मूल उद्देश्य बहुत ही सरल है सर। आपका भी और वैसे आम आदमी का भी। आम आदमी का जीवन का उद्देश्य, पार्टी वाला नहीं बहुत अकम्पलिशमेंट्स का नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े, आपको हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। उद्देश्य यही होना चाहिए कि जीवन का जो फ़लसफ़ा हो वो जब उसका अंत हो और जब आपको मार्क्स दिए जाएं तो आप डिस्टिंक्शन में पास होने चाहिए। आपको लोग ये कहें कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत सारे कार्य करके गए, किसी का मन नहीं दुखा के गए, और इन्होंने जीवन को बड़ी सकारात्मकता के साथ जिया और लोगों की मदद करी। यही हर आदमी छोटा छोटा अपना फ़र्ज़ निभाए और बहुत ज़्यादा लोभी ना हो और एक दूसरे के जितना काम आ सके उतना करे, फिर तो क्या है, फिर तो जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। कलयुग से सतयुग में पहुंच जाएगा जीवन। हर आदमी एक दूसरे का हाथ बटाएगा तो हो गया काम। डॉक्टर विपिन की आखिरी इच्छा क्या है? अभी तो बहुत समय है आखिरी इच्छा जानने के लिए अभी इस बारे में नहीं सोचा। जी जी। देखिए दोस्तों, डॉक्टर विपिन हो या कोई और हो, अगर उसको अपने आखिरी समय की इच्छा का भी अंदाज़ा नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूँ उसको उस विषय पर काम शुरू कर देना चाहिए। ये चेतावनी के तौर पर सलाह है और यही इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का मेन मकसद है। हम अमूमन ऐसा मानते हैं कि हम उम्र के बाद ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा हो जाएगा, और जीवन की खासियत ये होती है कि मृत्यु किसी भी रूप में हो, किसी की भी हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, हम रोज़ अगर ये कह रहे हैं मेरी मृत्यु तो हम रोज़ मर रहे हैं, और मेरा जीवन हम रोज़ जी रहे हैं। तो ये इतना सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़र्क ये होता है कि हम जिस चीज़ को रिकॉल करते हैं वो बार बार रिपोर्ट करके किसी न किसी फॉर्मेशन में आ जाती है, ऐसा हमारी साइंस भी कहती है। लेकिन आखिरी समय का जो उद्देश्य है जीवन का, उस आदमी का अगर मूल उद्देश्य उस आदमी को अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि ये वो भौतिक जगत का या अध्यात्म का बीच का जो डिफरेंस है अभी समझ नहीं पाया है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमारी रिसर्च भी कहती है। और इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन तो काम ही इस पे कर रहा है। ये कह के छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे विषय पे बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप निजी तौर पर किन किन विषयों के साथ जुड़े रहते हैं, क्या हॉबीज रहती हैं आपकी? देखिए, मैं निजी रूप में तो हॉबीज़ की बात करें तो मेरा हॉबी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? तो संडे तो अगर मेरे को स्पोर्ट्स ना मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। तो मेरे घर में भी सब लोग पता है कि संडे कोई प्रोग्राम ना हो, कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी ना हो, क्योंकि ये अपना समय स्पोर्ट्स को देगा। क्या खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं आई हैव प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट। हाँ जी, अंडर 16 स्टेट लेवल खेला हूँ मैं। अरे और बाहर कंट्रीज़ में भी खेलने गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ गया हूँ खेलने के लिए। हाँ जी। और हाल फिलहाल सिर्फ क्रिकेट का ही रहता है शौक? क्रिकेट है, बैडमिंटन है और सारे स्विमिंग है। अच्छा। हाँ जी। खेलों के प्रति भी रुझान आप देख पा रहे हैं। समय चूँकि अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है और अभी एक छोटा सा एपिसोड और बाकी है इस इंटरव्यू का, उस पर बात करते हैं और आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर विपिन के उन खेत खलिहानों में जहाँ पर इन्होंने इन विषयों को जागृत करने का प्रयास किया है। दोस्तों, एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, कल्चर की बात हो रही थी, और एग्रीकल्चर में गौ माता की सेवा ना हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत ही नहीं होती। अभी आप देख रहे हैं कि ये हाथ में कुछ चूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मिक्स करके गौ माता को दी जा रही है। गिर नस्ल की ये गायें हैं और डॉक्टर साहब ने विशेष तौर पर बड़े प्यार से इनको अपने साथ आत्मसात करते हुए यहाँ रखा हुआ है। इस विषय में बात करते हैं। ये गिर नस्ल की गाय के बारे में आप क्या बात करते हो, क्या है ये सब? देखिए, गिर नस्ल सर्वश्रेष्ठ हमारी देसी नस्ल है। गाय जो हमारी HF हैं या जो दूसरी गायें हैं जो कि दूध ज़्यादा देती हैं, दूध को हमने प्राथमिक ज़रूरत बना लिया है। उसके अंदर क्या गुण है, क्या पौष्टिकता है, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। अब ये गाय देखो, इतनी प्यारी है ना, ये दूध थोड़ा कम देती हैं गिर गाय, इसलिए लोग इनको नहीं पालते। नहीं, इनके अंदर तो देवीय गुण है। A2 मिल्क है इनके अंदर, A2 मिल्क है और A2 मिल्क की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। हमारी बॉडी के शरीर के मेल्टिंग पॉइंट से ओए 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 ओए, कोई नहीं ले कोई और ला देंगे। इनका मेल्टिंग जो पॉइंट है ना, वो मनुष्य के शरीर से भी मैच करता है, कम होता है। अच्छा। तो जैसे ही हमने घी खाया वो पिघल गया, तो फैट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। और मैं आपसे ही प्रश्न करूंगा, 24 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है जी। तो 800 रुपए का घी, कौन सा घी खा रहे हैं आप लोग? क्या बात है, कैसे संभव है? दोस्तों इस बारे में आपको बता दूं कि प्रणव शुक्ला मेरे दोस्त हैं, उनका इंटरव्यू भी आने वाला है और अनादि सेवा प्रकल्प के नाम से वो अपना गौशाला चलाते हैं, वृद्धाश्रम भी है उनका। ये सेम बात उन्होंने मुझे बोली थी। हाँ जी, क्योंकि हमने जब इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन में कोरोना के दौरान हवन कराए तो हवन में खुशबू ना आए तो वो ये कहने लगे जी हम परेशान हो गए, हमने बहुत पैसे लगाए फिर भी बात नहीं बने। तो वो कहने लगे जी खुशबू कैसे आएगी जब घी तो है ही नहीं। हाँ। जब घी नहीं है तो खुशबू कैसे आएगी? तो बस ये देखो, इसमें अभी इन्होंने घी मिलाया एक पाव चूरी के अंदर, ये आप देख रहे हैं, ये चूरी है, इसके अंदर घी मिलाया, यहाँ खुशबू यहाँ तक आ रही है, हमें भी खुशबू महसूस हो रही है। जब इस तरह की चीज़ों में अगर खुशबू डाल के उसकी आत्मा को जो प्योरिटी के साथ जब आप जोड़ते हैं तो उसका जो गुण है वो बढ़ जाता है। तो खाना खिलाना एक भाव है, स्वभाव है आदमी का, उसी से बढ़ता है। तो आप उन चीज़ों को खाना खाएं के रूप में यूज़ करें जो आपको कैंसर की तरफ या बाकी तमाम रोग दोषों की बजाय आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर। आपको रोकूंगा एक बार, आपको बहुत जल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बताएं। काऊ यूरिन, जो गाय का स्पेशली बछिया का जो यूरिन होता है, बछिया से हम तात्पर्य है जो ब्याही नहीं होती, राइट, उसका यूरिन अगर आप लेते हैं, इट इज़ बिन प्रूवन एज अ पेटेंट इन अमेरिकन थीसिस दैट इट हैज़ अ नेचुरल कीमोथेरेपेटिक एजेंट और इट कैन बी यूज एज अ कीमोथेरेपेटिक मेडिसिन। तो आप क्या पा रहे हैं और क्या खो? गौमूत्र को अर्क के तौर पर लेने, यस, तो वो कैंसर कीमोथेरेपी का काम करता है। मैं ये आप इस पे रिसर्च हो सकती है, हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई इन्होंने आज, और मैं कोशिश करूँगा, मुझे कहते हुए ये गुरेज नहीं है कि मेरी खुद की मदर को लास्ट स्टेज कैंसर है और कीमो उनको मना कर दी गई, फिर भी हमने उसको आध्यात्मिक तौर पर अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे वो रिसर्चर उस तरह के भी हैं हमारे पास।
तो उन्होंने उन चीज़ों पे वर्क किया, उनको दवाइयाँ दी, दिलाई, जो भी किया, और उस विषय पे काम करते रहे वो लोग। और लेकिन हुआ क्या कि एक बड़ा हार्ड फैक्ट है कि आदमी के जीवन की एक सीमा है। तो जब हमने ये देखा कि अध्यात्म में महसूस किया कि उनकी उम्र भी पूरी हो गई है, तो फिर हमने फिर पूछा फिर कैसे किया जाए, तो उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। तो फिर उस योग और वो तौर तरीके जो वैदिक संस्कृति के हैं हमारे, वो उसको अडॉप्ट किया, और आज उनकी उम्र टचवुड अभी तक तो स्टिल हमारे साथ है वो। क्या बात है, बहुत सुंदर, जबकि बहुत डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। बहुत सुंदर। लेकिन आप वाली बात मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा, और मैं उनको डेली ये चाहूंगा कि वो गौमूत्र या गौ अर्घ जरूर डेली लें, खाली बिल्कुल पेट। करें, बिल्कुल करें। एक मेडिसिन होती है जो कि जब पेन होता है कैंसर पेशेंट्स को, तो वो दी जाती है, और उससे भी रिलीफ नहीं मिलता। और आप काऊ यूरिन को पिलाएं, आप देखें दर्द उसका कैंसर का सेल ही खत्म हो जाते हैं, बताते सेल ही हैं। खत्म हो जाता है। दोस्तों, बहुत सुंदर और बहुत सारगर्भित साक्षात्कार आज हमारे बीच डॉक्टर साहब का हुआ। गौ माता की सेवा हुई, पीछे कुछ खेत खलिहान आप देख रहे हैं, और पहले आपको कुछ डॉक्टर साहब की कुछ फ़ोटो के साथ हम साझा करते रहेंगे, और इन विषयों पर आगे बढ़कर डॉक्टर साहब को किसी और विषय के साथ जोड़कर आपके साथ साझा करेंगे जल्द ही भविष्य में, इस उम्मीद के साथ कि जिन विषयों को आत्मसात करके डॉक्टर साहब ने अपने आप को यहाँ तक लाकर और इस प्रकृति के पक्ष में लाकर कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कर रखा है एक तरीके से, तो मैं ऐसा मानता हूँ ये क्वारंटाइन का जो समय है, ये जो अज्ञातवास है, इनका ख़त्म हो चुका है। और अज्ञातवास की एक परिपाटी बता देता हूँ कि चाहे तो राम जी ने काटा, चाहे पांडवों ने काटा, चाहे कृष्ण जी ने काटा, जब जब जिसने अज्ञातवास काटा, वो कई गुना पावरफुल होकर प्रकृति के संकल्प के साथ किसी बड़े उद्देश्य के साथ तैयार होकर आता है। इस उम्मीद और इस आशा और इस विश्वास के साथ और ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो अज्ञातवास है शब्दों का, भावनाओं का, संभावनाओं का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको उस प्रकृति के पक्ष में कुछ ऐसा करना है, उस माँ प्रकृति का, उस शिव की शक्ति का या उस शिव की चेतना के पक्ष में कुछ ऐसा करने का प्रयास करना है जो विश्व में आपको आपका नाम तो दे ही दे, साथ के साथ आपको वो काम भी दे जिससे आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव आए। इस पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इलेक्टेंट टीचर, इलेक्टेंट स्टूडेंट, इलेक्टेंट पर्सनलिटी, मंकी प्लान, श्वान सेवा, जीएसटी, गॉड सर्विस टैक्स, द मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स इलेक्टेंट वर्ड रिसर्च रन। और इसके अलावा भी बहुत से क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, और जल्दी ही डॉक्टर साहब को हम आपके साथ रूबरू कराएंगे अच्छे विषयों के ऊपर। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
है।